In our previous lecture, we have started the second unit of BA second semester English, and this is the second unit's first topic, and name of this topic is My Educational Outlook. अपने previous lecture में हम read कर चुके हैं कि आर के नारायण इस lesson में हमें बताते हैं कि उनके जो educational system को लेकर, इंडिया के educational system को लेकर जो views हैं वो बहुत ही पुराने हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं एजुकेशनल सिस्टम को लेकर वो कुछ अच्छे नहीं हैं। उनको नहीं लगता कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम परफेक्ट है। उन्हें लगता है कि इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस का होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि फिर वो अपने बचपन वाले एजुकेशनल सिस्टम के कंपैरिजन आज के एजुकेशनल सिस्टम से करते हैं, और कहते हैं कि जब वो बॉयहुड में थे, बचपन में थे, तो उनके जो टीचर्स थे उनके एक हाथ में हमेशा डंडा रहता था, और उन्हें नहीं पता होता था कि ये जो डंडा है ये किस बात पर, मतलब छोटी सी किसी गलती पर भी जो टीचर थे वो उस डंडे का यूज़ करते थे, और किस तरह से इस डंडे से बचा जाए वो उन्हें समझ नहीं आता था। लेकिन आज के टाइम पर ये जो डंडा था या केन था, उसका स्थान एक फ्लैट रूलर ने ले लिया था, यानी कि राइटर हमें बताते हैं किस तरह से जो पुराने समय पर टीचर्स अपने हाथ में एक डंडा लेकर चलते थे, उसकी जगह आज के टाइम के एक फ्लैट स्केल ने ले लिया है। और इस फ्लैट स्केल के वो कई फ़ायदे भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्लैट स्केल है उससे बिना किसी मार्किंग के, बिना किसी निशान के एक पनिशमेंट दी जा सकती है, और ये जो स्केल है ये नॉन वायलेंट और पेडागॉजिक इक्विपमेंट की तरह से लगता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपने इस लेसन को आगे। अ मॉडर्न एजुकेटर नेचुरली हैज़ टू अडेप्ट हिज वे टू मॉडर्न सर्कमस्टांसिस। राइटर कहता है कि एक नेचुरल या एक मॉडर्न एजुकेटर को, एक मॉडर्न टीचर को नेचुरल सी बात है कि मॉडर्न सर्कमस्टेंसेस को या मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। एंड पुट अवे ऑब्सोलेट वेपन्स, ऑब्सोलेट यानी कि पुराने, वेपन्स यानी हथियार, और पुराने हथियारों को छोड़ना पड़ता है ताकि वो नए एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को मेंटेन करके रख सके। और यही रीज़न है कि उन्होंने डंडे को चेंज करके अपने हाथ में एक फ्लैट स्केल को लेना शुरू कर दिया। द फ्लैट स्केल इज़ एम्प्लॉयड ओनली एट द प्राइमरी स्टेज, और ये जो फ्लैट स्केल है इसे सिर्फ प्राइमरी स्टेज पर ही यूज़ किया जाता है। एट हायर लेवल्स of education, torments to a young soul are devised in a subtler form progressively। मतलब जब बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी स्टेज पर है, तो उनको पनिशमेंट के लिए एक फ्लैट स्केल का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन यंग सोल्स को टॉर्मेंट करने का जो तरीका है वो बदल दिया जाता है, यानी कि इनको पनिशमेंट का जो तरीका है वो बदल दिया जाता है, डिवाइज्ड इन अ सटलर फॉर्म। और ये बहुत ही एक अलग तरीके से उन्हें पनिश किया जाता है। प्रोग्रेसिवली एडमिशंस, टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जामिनेशंस आर दी ट्रिपल वेपन्स इन दी हैंड्स ऑफ एन एजुकेटर टुडे। आज के टाइम पर जो एजुकेटर है या टीचर है उसके हाथ में ट्रिपल हथियार है। वो क्या है? एडमिशन, टेक्स्ट बुक और एग्जामिनेशन। ये तीन जो वेपन्स हैं वो जो टीचर है वो आज के टाइम पर यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए या एजुकेट करने के लिए। इन जून एवरी फादर एंड सन गो थ्रू ए प्योरागेटरी ऑफ वेटिंग एट द डोर्स ऑफ एवरी कॉलेज। जून के महीने में फादर और सन एक तरह से, जिस तरह हर चर्च के अंदर जाते हैं या एक पवित्र प्लेस पर जाते हैं, उसी तरह से हर कॉलेज के दरवाजे पर जाते हैं और वेट करते हैं। प्रोविजंस ऑफ सीट्स प्लान्ड इन ए ग्रैंड म्यूजिकल चेयर मैनर। ऐसा लगता है कि जो कॉलेजेस के अंदर सीट्स हैं एडमिशन के लिए वो ग्रैंड म्यूजिकल चेयर मैनर के अंदर प्लान की गई है। एवरी एप्लीकेंट रनिंग फ्रेंटिकली अबाउट अनलेस एज इन सर्टेन वेल गियर टेक्निकल कॉलेज। और जो हर स्टूडेंट है, हर एप्लीकेंट है, उसको इस सीट के लिए इस तरह से पागलों की तरह से, फ्रेंटिकली यानी पागलों की तरह से चक्कर लगाना पड़ता है कॉलेज का, जैसे कि एक चेयर गेम में लगाए जाते हैं। एज इन सर्टेन वेल गियर टेक्निकल कॉलेज, और जो वेल गियर टेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर तो जो एडमिशन मिलना है वो और मुश्किल हो जाता है। द पेरेंट कुड मेक ए बिट इन द स्टाइल ऑफ कॉम्पिटिटर। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक कॉम्पिटिटर की तरह से, प्रतियोगी की तरह से बिड लगाते हैं, यानी बोली लगाते हैं एडमिशन की। 5,000 रुपीज़ फॉर एन इंजीनियरिंग सीट इज़ कंसिडर्ड क्वाइट रीजनेबल नाउ डेज़। और आजकल के टाइम पर 5,000 रुपये एक इंजीनियरिंग सीट के लिए या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन सीट के लिए बिल्कुल जायज़ माने जाते हैं। रीज़नेबल यानी जायज़ माने जाते हैं। आई रिसेंटली मेट अ होपफुल फादर। मैं रिसेंटली एक बहुत ही आशावादी फादर से मिला। हु हैड जस्ट रिटन ए चेक फॉर 10,000 रुपीज़ फॉर 2 सन इन द फर्स्ट ईयर BE इन अ सर्टेन कॉलेज। जिसने 10,000 का एक चेक साइन किया था ताकि वो अपने 2 बेटों के लिए BE के फर्स्ट ईयर में एक कॉलेज के अंदर एडमिशन श्योर कर सकें। ही इज़ अ बिजनेसमैन फुली अवेयर ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यू ऑफ हिज एक्शन। वो एक बिजनेसमैन था क्योंकि उसका एक्शन क्या था, 10,000 रुपये का जो चेक था उसने साइन किया था एडमिशन के लिए, तो वो एक बिजनेसमैन था जो अपने डेबिट और क्रेडिट मतलब खर्चे के लिए और इनकम के लिए फुली अवेयर था। एंड मस्ट हैव अंडरटेकन द फाइनेंशियल सेक्रीफाइस आफ्टर वन कंसिडरेशन। और शायद उसने ये जो फाइनेंशियल सेक्रीफाइस था ये कुछ सोच कर ही किया होगा।
दोज दैट कैन नॉट अफोर्ड इट हैव टू क्यू अप इन द कॉरिडोर्स ऑफ कॉलेज, और जिनके पास ये पैसे नहीं होते उन्हें कॉलेज के कॉरिडोर्स की लाइन्स में लगना पड़ता है। हंट एंड गैदर रिकमेंडेशंस, उन्हें अप्रोच ढूंढनी पड़ती है और लगानी पड़ती है। प्लीड अपील कैनवास, प्लीड करती हैं, और इस तरह से कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड लॉस वेट अनटिल दे फाइंड, और उन्हें तब तक कॉलेजेस के चक्कर लगाकर अपना वेट कम करना पड़ता है जब तक कि या तो वो एक सीट पा ले या फिर एक सीट ना पा पाएँ, मतलब तब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि एडमिशन मिलेगा या नहीं। एट द नेक्स्ट स्टेज, ये तो थी पहली पनिशमेंट स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट विल वंस अगेन क्यू अप, बैक बीट अबाउट एंड अपील फॉर टेक्स्ट बुक दिस टाइम। इस बार स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं और प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। स्पेशली इफ़ इट हैपन्स टू बी ए नेशनलाइज टेक्स्ट बुक, विशेष तौर पर तब ऐसा होता है जब कोई नेशनलाइज टेक्स्ट बुक है या नेशनलाइज सिलेबस है, विच में नॉट बी अवेलेबल अंटिल द यंग मैन इज़ रेडी टू लीव द कॉलेज। और ये जो टेक्स्ट बुक है ये तब तक बच्चों को नहीं मिल पाती जब तक कि कॉलेज की लीविंग का टाइम ना हो जाए। फाइनली द एग्जामिनेशन, और जो तीसरा हथियार है टीचर्स के हाथ में वो है एग्जामिनेशन। इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड द एग्जामिनेशन सिस्टम शुड हैव नो प्लेस। राइटर का कहना है कि एक सभ्य संसार के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ ऑल सैडिस्टिक इम्पल्सेस, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है सैडिस्टिक होता है, दुखों से भरी हुई, और इम्पल्सेस यानी संवेदनाएं, ये सभी दुखों की जो संवेदनाएं हैं उनकी प्रकाष्ठा या उनकी हम कहेंगे चरम सीमा होती है जो एग्जामिनेशन है। लर्न कमीशंस एंड कॉन्फ्रेंसेज मीट एंड स्पेक्यूलेट वाई यंग मैन आर ऑलवेज ऑन द वर्ड्स ऑफ ब्लास्टिंग स्ट्रीट लैम्प्स। पढ़े लिखे समितियां बिठाई जाती है विद्वान लोगों की, एंड कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग होती है। वो जांच करते हैं कि जो यंग पीपल हैं या जो यंग बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों स्ट्रीट लैम्प्स को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एंड स्मैशिंग फर्नीचर, और क्यों जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ का फर्नीचर तोड़ देते हैं। इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज़ नोन एज द स्टूडेंट इनडिसिप्लिन, और टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ये क्या होता है, स्टूडेंट इनडिसिप्लिन होता है। इट हैज़ ऑलवेज अम्यूज्ड वन टू नोट द कंसर्न द प्रॉब्लम काज एंड हाउ इट ऑलवेज एंड इन वुली। इट हैज़ ऑलवेज अम्यूज्ड वन, हमें आमतौर पर हमेशा हैरानी होती है ये नोट करते हुए कि जो प्रॉब्लम काज है इस चीज़ का, इनडिसिप्लिन का, एंड हाउ इट ऑलवेज एंड इन वुली, और इसका जो प्रॉब्लम का काज है वो क्या है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये सोचते हुए हमें हैरानी होती है। और इस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन देखे जाते हैं वो क्या है, बैनल रिजोल्यूशन, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट शुड बी गिवन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आस्क्ड टू परफॉर्म कंपल्सरी रूरल सर्विस, कंपल्सरी रूरल सर्विस यानी कि ग्रामीण सेवाएं करना उनके लिए ज़रूरी है। एंड कंपल्सरी वट नॉट, और जो भी नहीं है कंपल्सरी वो भी कंपल्सरी में रख दिया जाता है। स्टूडेंट शुड कीप आउट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स को इन कमीशंस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। अ ग्रेट मैन अदर ओट टू कीप आउट ऑफ पॉलिटिक्स टू, क्योंकि इनका कहना है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इन एनी केस इट इज़ टू लेट टू सजेस्ट दिस एज स्टूडेंट्स वर इनविजल्ट इनटू पॉलिटिक्स नॉट सो लॉन्ग एगो इन आर हिस्ट्री। और इट इज़ टू लेट टू सजेस्ट, ये बहुत लेट है सजेस्ट करना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इतिहास में भी बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द रियल रैकर ऑफ यंग नर्व्स, और जो यंग नर्व्स यानी कि यंग स्टूडेंट्स की नर्व्स को सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली पनिशमेंट है वो है एग्जामिनेशन सिस्टम। इट बिल्ड्स अप ए टेंशन एंड एन एंग्जाइटी न्यूरोसिस डे बाय डे। ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए आमतौर पर टेंशन क्रिएट करते हैं और हर रोज़ पूरे साल तक उन्हें न्यूरोसिस एंड एंग्जाइटी प्रदान करते हैं, मतलब उन्हें टेंशन में ही रखते हैं। All through one's youth right into middle age for some time, I remember the desperate nervousness that debilitated me from January to April every year। और राइटर कहता है मुझे वो नर्वसनेस आज भी याद है जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक हर साल मुझे हुआ करती थी। किस लिए? क्योंकि ये एग्जामिनेशन टाइम था। आई फील कन्विंस दैट द एग्जामिनेशन सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय ए सैटेनिक माइंड। और राइटर कहता है कि मुझे पक्का लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये किसी शैतानी सोच वाले व्यक्ति ने बनाया होगा। द एनएग्जाइटी एंड स्लीपलेसनेस, द गैम्बल ओवर पॉसिबल क्वेश्चंस, चिंता, स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, गैम्बल ओवर पॉसिबल क्वेश्चंस, ये सोचना कि कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या पेपर में आ सकता है। हश हश मतलब उथल पुथल मचा कर रखना। एंड ग्रिमनेस ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का जो सीरियस माहौल है। द इनविजिलेटर्स, और जो इनविजिलेटर्स हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो टीचर्स हैं। द वेरी वर्ड हैज़ ए ग्रैंड
क्विस्टीरियल साउंड, वॉचिंग लाइक वार्डन इन द गैलोज। और ये जो इनविजिलेटर्स हैं ये कैसे लगते थे, जैसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए वार्डन्स खड़े हुए हैं। द ओफुल रिचुअल्स ऑफ ब्रेकिंग ओपन द सील ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, और एक रिचुअल था जिसमें कि एग्जामिनेशन पेपर को की सील को ओपन करने का जो रिचुअल है, मतलब बहुत ही सस्पेंस जिसमें क्रिएट किया जाता है। द होल थिंग नाउ अपीयर रिडिकुलसली रिचुअलिस्टिक, ये सारी चीज़ें आज बहुत ही मजाकिया लगती हैं, एंड आउट ऑफ ट्यून, और बिना मतलब के लगती है। विद ए सिविलाइजेशन इन विच मैन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ए स्ट्रोल 1000 ऑफ माइल्स अबव द अर्थ टुवर्ड्स द मून, आज का समय वो है जो कि मनुष्य धरती से कई मील 1000 मील्स ऊपर मून पर जा चुका है, उस टाइम पर भी ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है। एंड राइटर सेज इफ़ आई बिकम अ वाइस चांसलर, अगर मैं वाइस चांसलर बन जाता, माई फर्स्ट एक्ट वुड बी टू एबॉलिश ऑल सीक्रेसी दैट सराउंड क्वेश्चन पेपर, तो मेरा सबसे पहला एक्शन होता क्वेश्चन पेपर के ऊपर जितनी भी सीक्रेसी लगाई जाती है उन सबको हटा देना। इंस्टेड ऑफ परमिटिंग वाइल्ड स्पेकुलेशंस और एज इट हैपन्स नाउ डेज एडवांस सेल ऑफ क्वेश्चंस इन द ब्लैक मार्केट, बजाय कि इनकी स्पेकुलेशंस के या जो आज होता है कि क्वेश्चन पेपर्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, इन सब के बजाय आई वुड टेक एडवर्टाइजमेंट स्पेस इन न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट स्पेस लेता एंड पब्लिश द क्वेश्चन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पब्लिश कर देता। एडिंग अंडर ईच ए क्रेडिट लाइन, और हर पेपर के नीचे एक लाइन ऐड कर देता, सेट बाय प्रोफेसर सो एंड सो, कि इस प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। आई वुड नॉट हेजिटेट टू अनाउंस विद करेज द नेम्स ऑफ दोज हु आर गोइंग टू इवेलुएट द आंसर एंड डिक्री फेलियर एंड सक्सेस, और मैं ये भी बताता कि कौन इन क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को चेक करेगा और बच्चों को फेल और पास करेगा। आई वुड ऐड ए पोस्ट स्क्रिप्ट टू एवरी क्वेश्चन पेपर, मैं हर क्वेश्चन पेपर पर एक स्क्रिप्ट लिखता। इफ़ यू कैन नॉट आंसर एनी ऑफ द अबव क्वेश्चंस डू नॉट डेस्पेयर, कि अगर तुम इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाओ तो निराश मत होना। रिमेंबर योर एग्जामिनर्स आर नॉट इनफेलेबल, याद रखो तुम्हारे जो एग्जामिनर्स हैं वो भी कोई इनफेलेबल यानी बेजोड़ नहीं है, उन्हें भी हर चीज़ नहीं आती है। एंड मे नॉट डू बेटर इफ़ प्लेस्ड इन योर प्रीडिकामेंट, और अगर तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारी जगह पर उन्हें रख दिया जाता तो वो तुमसे अच्छा नहीं कर पाते। Your inability to answer will in no way be a reflection on your intelligence, अगर तुम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हो क्वेश्चन पेपर के, तो इससे तुम्हारी इंटेलिजेंसी या नालायकी जाहिर नहीं होती है। वी एप्लोजाइज फॉर द एम्बेरसमेंट, हम इस एम्बेरसमेंट के लिए क्षमा चाहते हैं। आल्सो रिमेंबर, ये भी हम याद दिलाते हैं, इफ़ यू एक्सपेक्ट ए फर्स्ट क्लास एंड डू नॉट सिक्योर इवन पासिंग मार्क्स, डू नॉट रेव अगेंस्ट योर एग्जामिनर, ही इज़ आल्सो ए ह्यूमन बींग सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग मूड कास्ट बाय अनएक्सपेक्टेड डोमेस्टिक क्वल्स और ए बैड डाइजेशन जस्ट व्हेन ही इज सिटिंग डाउन टू करेक्ट योर पेपर्स। हम कहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट क्लास मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और पास भी नहीं होते तो अपने एग्जामिनर पर गुस्सा मत होना, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है एंड सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग मूड, और उसके भी मूड्स में उतार चढ़ाव आता है, कभी कभी उसका मूड भी ऑफ हो सकता है। कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड, और ये जो मूड ऑफ है ये क्यों हो सकता है? कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड डोमेस्टिक क्वल्स, हो सकता है उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या उसका पेट खराब हो जस्ट जिस टाइम पर वो आपका पेपर चेक कर रहा हो, और इसी वजह से उसने आपके मार्क्स कम दे दिए हों। आल्सो नॉट बीइंग एन एडिंग मशीन, ना वो कोई कैलकुलेट करने की मशीन है। ओकेजनली ही में स्लिप, कभी कभी उससे गलती हो सकती है प्लस करने में। एंड अराइव एट 7 वाइल टोटलिंग 8 and 3, अगर वो हो सकता है कि 8 और 3 प्लस कर रहा है तो 11 की जगह 7 लिख दे, प्लीज़ फॉरगिव हिम, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। मतलब राइटर का कहने का ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है, और उससे भी बेकार है एग्जामिनेशन सिस्टम और इनविजिलेशन सिस्टम। एज अ सर्टेन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका आई मेट एन एडवांस सोल, अब राइटर कहता है कि अमेरिका की एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में मैं एक एडवांस सोल से मिला, मतलब एक बहुत ही महात्मा से मिला। ही टॉट पॉलिटिकल साइंस, और ये जो एडवांस सोल या महात्मा टीचर था ये राइटर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था। 1 month बिफोर द एनुअल एग्जामिनेशन, और एनुअल एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले ही साइक्लोस्टाइल यानी कॉपी करना, जीरोक्स करना, ही साइक्लोस्टाइल द क्वेश्चंस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग हिज स्टूडेंट्स, उसने अपने सारे क्वेश्चन पेपर्स कॉपी कराए और अपने स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हु देयर आफ्टर स्पेंट नियरली 12 hours a day in library in the assigned reading, और अब ये स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाकर 12 hours बिताते थे ताकि वो जो क्वेश्चन पेपर था, जो पेपर में आने वाला था, उनको अच्छे से रट सकें। आई डिस्क्राइब टू हिम आवर हैबिट्स ऑफ हाइडिंग द क्वेश्चन टिल द लास्ट मोमेंट, मैंने उसे बताया कि हमारे इंडिया में तो क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट तक छुपा कर रखा जाता है। ही रिमार्क, उसने कहा, वाई ऑन अर्थ कीप द बॉयज़ इन द डार्क ओवर क्वेश्चन दैट आफ्टर ऑल कंसर्न देम, उसने कहा कि
उन प्रश्नों को स्टूडेंट से क्यों छिपाया जाना जो उन्हीं से रिलेटेड है। आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया। वी बिलीव इन मगिंग अप, हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टाफिकेशन में, मगिंग अप में विश्वास रखते हैं। ऑन एन एवरेज 200 पेज पर सब्जेक्ट, लगभग 200 पेज हर सब्जेक्ट के हमें रटने पड़ते हैं। एंड 15 सब्जेक्ट इन अ ईयर, और एक साल में 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वन हु कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट ही कैन रिकलेक्ट 3000 पेजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल विल बी कंसिडर्ड अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट इन आवर कंट्री। और जो स्टूडेंट इन 3000 पेजेस को रट सकता है, याद रख सकता है, एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकता है, उसे ही हमारी कंट्री के अंदर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट माना जाता है। आल्दो ही नीड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ व्हाट ही रीड्स, चाहे उसे उन सारे 3000 पेजेस में से एक शब्द समझ ना आया हो, लेकिन रटे हुए होने चाहिए। और रिमेंबर ए सिलेबल ऑफ व्हाट ही हैज़ रेड आफ्टर द एग्जामिनेशन, और ना उसे एक भी अक्षर एग्जामिनेशन के बाद चाहे याद रहे, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। द होल एम ऑफ आवर एजुकेशन इज़ टू स्ट्रेन द फैकल्टी ऑफ मेमोरी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का लगता है कि एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मेमोरी पावर है उसको स्ट्रेन आउट करना, उसको पूरी तरह से बिजी रखना। योर सिस्टम मस्ट हैव बीन डिवाइज्ड बिफोर कैक्सटन व्हेन देयर वाज नो प्रिंटिंग बुक एंड हैंड रिटन बुक्स वर चेन्ड एंड गार्डेड। तो यहाँ पर इस अमेरिकन टीचर का क्या कहना था कि शायद तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैक्सटन के टाइम से पहले का बनाया हुआ है। कैक्सटन क्या था? कैक्सटन एक प्रिंटिंग प्रेस थी, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो इससे पहले का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाया हुआ है शायद, क्योंकि उस टाइम पर कोई प्रिंटेड बुक नहीं होती थी और हैंड रिटन बुक्स होती थी जिन्हें कि चेन्स के अंदर बांध कर बहुत ही सुरक्षित रखा जाता था। मेमोरी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टुडे, और ये व्यक्ति कहता है, ये टीचर कहता है कि मेमोरी जो है वो आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आवर माइंड इज़ फॉर मोर लाइब्रेरीज एंड मल्टीपल कॉपीज़। जो हमारी नीड है आज के टाइम पर वो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ की और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ की, ताकि हम उन्हें पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें, ना कि सिर्फ रटाफिकेशन में टाइम वेस्ट कर सकें। द ओनली कंडीशन आई मेक फॉर माई बॉयज़ इज़ दैट दे स्पेंड एटलीस्ट 6 आवर्स ए डे इन द लाइब्रेरी ए मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर यानी कि अमेरिका में एक कंडीशन रखी जाती है कि वहाँ के जो स्टूडेंट है एटलीस्ट 6 आवर्स लाइब्रेरी में बिताएं एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले। एंड वाइल राइटिंग देयर आंसर आई परमिट देम टू रेफर टू दी बुक्स, और जब वो आंसर्स लिखते हैं तो मैं उन्हें उन बुक्स की रेफरेंस भी परमिट करता हूँ। माई ओनली कंडीशन इज़ दैट दे शुड राइट देयर आंसर विद इन द गिवन टाइम। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वो जो राइटिंग है वो गिवन टाइम में कंप्लीट कर दें। इन माई कॉलेज डेज, अब राइटर कहता है मेरे कॉलेज डेज में एक प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री भी था, हु सैड, जो कहता था कि इट इज़ ए पीटी यू हैव फेल्ड, बड़े दुख की बात है कि तुम फेल हो गए। इफ़ यू डिड नॉट नो द आंसर, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता था, यू कुड हैव रिटन दी एनी आंसर यू नो, तो वो आंसर लिख देते जो तुम्हें आता था। इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, यू कुड जस्ट हैव कॉपीड द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर ही कॉपी कराते हैं। इफ़ यू कुड नॉट डू इवन दैट, और अगर तुम शायद ये भी नहीं कर सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी एंड आई वुड हैव गिवन यू मार्क्स, तो पहले बता देते, मैं तुम्हें ऐसे ही मार्क्स दे देता। तो राइटर का क्या जवाब था? आई डिड नॉट नो यू वर एन एग्जामिनर सर, सर मुझे नहीं पता था कि पेपर आप ही चेक करोगे। व्हाट अ पिटी, दे ought not to keep it a secret. All our troubles are due to it. After all, you have listened to my lectures for a year and that's enough. और टीचर क्या कहता है ये हिस्ट्री का कि बड़े दुख की बात है, ये चीज़ भी बच्चों से छुपानी नहीं चाहिए कि एग्जामिनर कौन है, यही तो हमारे सारे दुख की बात है। आफ्टर ऑल यू हैव लिसन टू माई लेक्चर्स फॉर ए ईयर, और तुमने पूरे साल मेरे लेक्चर्स तो सुने थे, वो भी काफ़ी थे अगर तुम वो सुन लेते और तब एग्जामिनेशंस दे देते। आई हैड अनदर प्रोफेसर फ्रॉम स्कॉटलैंड, अब राइटर कहता है एक और प्रोफेसर था जो स्कॉटलैंड से था, एंड ही टॉट अस इंग्लिश, ये हमें इंग्लिश पढ़ाता था। एन एनलाइटेंड सोल, ये बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर था। हु मार्क्ड अ मिनिमम ऑफ 35% ऑन ऑल पेपर्स, ये सभी को कम से कम 35% मार्क्स तो देता ही था। एंड रेज्ड इट ऑन रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट पर इन्हें बढ़ा भी देता था। ही वॉज एक्सेसिबल, और ये एक्सेसिबल था, कभी भी इससे बात की जा सकती थी। एंड एमनेबल टू रीज़न, और लॉजिकल भी था। एंड इवन टू बार्गेनिंग, और बार्गेनिंग भी कर लेता था, मतलब नंबरों के ऊपर सौदेबाजी भी करता था। ही वुड आस्क व्हाट मार्क्स डू यू एक्सपेक्ट टू गेट, वो पहले पूछता था तुम्हें कितने मार्क्स की उम्मीद है, और बच्चे क्या कहते थे 60, कि 60 की उम्मीद है। ही वुड पिक अप द आंसर पेपर, फिर वो आंसर पेपर उठाता, ग्लैंस थ्रो इट, इसको देखता, शेक हिज हेड रूफली, और अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाता और कहता आई हैव गिवन यू द मिनिमम, मैंने तुम्हें कम से कम मार्क्स दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें 40 तो दे ही दूंगा, मतलब थोड़े से मार्क्स बढ़ा दूंगा और 40 कर दूंगा। फिर स्टूडेंट कहता सर प्लीज़ मेक इट 52, सर प्लीज़ इसे 52 कर दो, आई वॉन्ट एटलीस्ट सेकेंड क्लास, मुझे प्लीज़ सेकेंड क्लास में तो पास कर दो। ऑल राइट, आई होप योर इंटरेस्ट इन लिटरेचर इज़ जेन्युइन अनडाउटली, और टीचर कहता कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा लिटरेचर में इंटरेस्ट है, और स्टूडेंट कहता यस सर, हाँ है। ओह बट दिस नोबल सोल आई वुड नेवर हैव पास्ड इन इंग्लिश, लेकिन इस स्कॉटलैंड के इंग्लिश टीचर के लिए शायद मैंने कभी इंग्लिश में पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं किए। हेयर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ मेमोरी विदाउट एन इंटेलिजेंस, यहाँ पर एक मेमोरी का यानी रट्टाफिकेशन का इंस्टेंस है जिसमें कोई नॉलेज नहीं थी। अ स्टोरी ऑफ माइंड कॉल्ड अटीला हैज़ फाउंड इट्स वे इनटू प्री यूनिवर्सिटी, अब जो राइटर है वो उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और उसने अपनी एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था अटीला, ये एक राइटर बन चुका है, ठीक है। और क्या कहता है, उसकी जो स्टोरी थी अटीला नाम की, वो प्री यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस के लिए
चुनी गई। आई हैड ए चांस ऑफ लर्निंग हाउ क्वेश्चंस ऑन द स्टोरी वर आंसर्ड। फिर मुझे एक अवसर मिला ये देखने का कि जो अटीला स्टोरी से रिलेटेड प्रश्न बने थे उनके आंसर किस तरह से दिए गए हैं। अ फ्यू आंसर्स वर जस्ट लाइन बाय लाइन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। कुछ चीज़ों के आंसर्स तो लाइन बाय लाइन ओरिजिनल टेक्स्ट से लेकर लिख दिए गए थे। बट नो वेयर कुड आई सी दैट दे हैड रियलाइज दैट द स्टोरी वॉज अबाउट ए डॉग। लेकिन कहीं से भी मुझे ये नहीं पता चला कि जो पढ़ने वाले हैं उनको ये समझ आया है कि ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है। आई वॉज इवन आस्क्ड वंस, एक बार मुझसे पूछा गया, व्हेन डिड अटीला डू ऑल दैट यू डिस्क्राइब। अटीला ने वो सब कब किया जो तुमने डिस्क्राइब किया। आई सर्च यूरोपियन हिस्ट्री एंड एनसाइक्लोपीडिया। मैंने यूरोपियन हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया ढूंढा, बट नवेयर डू आई फाउंड दिस एपिसोड मैंशन। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ का वर्णन नहीं था। वट इज़ द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन सर। अब उन्होंने पूछा कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। 2 more gems टू कंक्लूड दिस पीस। मतलब क्या है कि जो राइटर की स्टोरी थी वो एक डॉग के बारे में थी जिसे कंप्लीटली कभी समझा भी नहीं गया। 2 more gems टू कंक्लूड दिस पीस। अब इसी पीस को, इसी डिस्क्रिप्शन को वो क्लियर करने के लिए 2 और चीज़ें बताता है। ये क्या है? आर के नारायण मतलब जो ये कहता है कि जो अटीला स्टोरी है वो किस चीज़ के बारे में है, क्या वो एक डॉग के बारे में है। इसको मतलब कि स्टोरी को लिख दिया गया, सिलेबस में लगा दिया गया, लेकिन इस चीज़ को कम्प्लीटली समझा नहीं गया कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। दैट मीन्स ये हमें बताता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो समझने से रिलेटेड या फिर नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कि मगिंग अप यानी कि रट्टाफिकेशन से रिलेटेड है। और इसी इंस्टेंस को वर्णित करते हुए 2 और उदाहरण देता है। वो क्या कहता है? आर के नारायण वाज ए रोमांटिक पोइटेस हु डाइड इन 1749। किसी ने लिखा कि आर के नारायण एक रोमांटिक पोइटेस थी। आर के नारायण क्या है? एक मेल राइटर है, लेकिन क्या लिखा गया? एक रोमांटिक पोइटेस है वो, ठीक है। और रोमांटिक भी लिखा गया उसको, हु डाइड इन 1749। तो ये भी क्या है? एक गलत नॉलेज का इंस्टेंस है। लॉन्ग आफ्टर गेटिंग हिज BA डिग्री ए पर्सन मेट हिज ओल्ड टीचर एंड कन्फेस्ड। अब राइटर एक और एग्जांपल बताता है, कहता है कि एक व्यक्ति ने BA कर ली कंप्लीट, और उसके काफ़ी टाइम के बाद वो अपने टीचर से मिला और कन्फेस किया, आई एम सॉरी सर, आई नेवर न्यू टिल टुडे। मुझे खेद है सर कि मुझे आज तक भी ये नहीं पता कि लेडी मैकबेथ वाज ए मैन और वुमेन, कि लेडी मैकबेथ एक वुमेन थी। अनदर टीचर वाज आस्क्ड एन आवर बिफोर द लिटरेचर पेपर। और एक स्टूडेंट ने तो लिटरेचर के पेपर से 1 घंटा पहले अपने टीचर से पूछा, इज़ किंग लियर ए ट्रेजेडी और कॉमेडी सर, कि किंग लियर एक ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। तो इससे हमें क्या जाहिर होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज बेस्ड नहीं है, या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मगिंग में या रटाफिकेशन में विश्वास रखते हैं। आई मैंशन दीज विदाउट कमेंट। मैंने इन चीज़ों का वर्णन बिना कमेंट के किया। इफ़ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट टू कंटिन्यू ए वेल एंडोर्ड एलाबरेटली ऑर्गेनाइज डीप रूटेड फार्स, अ रेमेडी मस्ट बी फाउंड इमीडिएटली। राइटर कहता है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक डीप रूटेड कॉमेडी बनने से हमें बचाना है तो हमें तुरंत इसके लिए एक उपचार या रेमेडी को ढूंढना होगा। आई डेयर नॉट एंड दिस ऑन ए नोट सजेस्टिंग क्राइसिस। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एजुकेशनल सिस्टम को एक क्राइसिस बताकर अपने इस नोट को एंड कर दूं, क्योंकि एज बिफोर द इंक ऑन दिस सेंटेंस ड्राइज, क्योंकि क्राइसिस कहने से पहले ही मैं अपने पेन की जो इंक है उसको खत्म कर देना चाहता हूँ, यानी अपने पेन को स्टॉप कर देना चाहता हूँ। एकेडमिक एक्सपर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आर लाइकली टू पैक अप एंड लीव फॉर न्यूयॉर्क। क्योंकि अगर मैंने इसे एक क्राइसिस घोषित कर दिया तो जो हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं और मिनिस्टर हैं एजुकेशन सिस्टम के, वो इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाएंगे, रियो डी जेनेरियो चले जाएंगे या टोरंटो चले जाएंगे, मतलब कहीं भी चले जाएंगे। इन अकॉर्डेंस विद एन ऑलमोस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ अमंग अवर लीडर्स। क्योंकि हमारे इंडियन लीडर्स में एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है या मान्यता है कि जब भी क्राइसिस का टाइम हो देश में तो विदेश की यात्रा पर निकल जाओ। तो इसीलिए राइटर हमारे एजुकेशन सिस्टम की इन प्रॉब्लम्स को एक क्राइसिस घोषित ना कर क्राइसिस होते हुए भी अपने जो लेख है या जो अपना आर्टिकल है उसको यहीं पर स्टॉप करता है।